हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्वेश्चन पेपर एक्चुअली सॉल्व करेंगे, है ना। ये है 2014 का सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, फॉरेन का सेट है ये, है ना। तो हम लोग आज ये स्टार्ट करते हैं, सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, कोडिंग वगैरह है और क्वेश्चंस फिजिक्स थ्योरी। हालांकि पैटर्न अपना थोड़ा सा चेंज है, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो ऐसे ही आने वाले हैं, है ना। और फिर केस बेस्ड आएगा जो इसमें नहीं मिलेगा अपने को, बट 1 नंबर का क्वेश्चन और बाकी पैटर्न तो वैसा ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अ फ्लेक्सिबल वायर ऑफ इरेगुलर शेप ABCD एज शोन इन द फिगर में दिख रहा है, फ्लेक्सिबल वायर है, turns into a circular shape when placed in a region of magnetic field which is directed normal to the plane of the loop away from the reader. रीडर से अवे है, that is इनवर्ड है प्लेन के। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द वायर, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन देखना है ना। ये एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है। तो इसमें देखते हैं हम लोग एक्चुअली, जब ये लूप इरेगुलर शेप से सर्कुलर, ये जो डॉट है ना, डैश दिया हुआ लाइन, डैश लाइन, तो ये डैश लाइन सर्कुलर शेप बता रहा है। तो सर्कुलर शेप में जब चेंज करेगा एक्चुअली, तो इसका एरिया इंक्रीज होगा। फॉर ए गिवन वॉल्यूम एरिया ऑफ सर्कल मैक्सिमम होता है ना। तो इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, सॉरी एरिया बढ़ रहा है। जब एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स लिंक्ड विद द ये जो लूप है फ्लेक्सिबल वायर, तो एरिया जो लिंक होगा वो भी बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स लिंक्ड बढ़ रहा है, एक्चुअली फ्लक्स लिंक्ड बढ़ रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स में इंक्रीज हो रहा है, तो करंट इस तरह से इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा, है ना, डिक्रीज करना चाहेगा, अपोज करेगा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड है। तो अब जो इंड्यूस्ड करंट होगा ABCD में, ये ऐसा होगा जो कि उसको अपोज करे, है ना, यानी आउटवर्ड होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके कारण अपवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा, है ना। तो आउटवर्ड होने के लिए क्या होना चाहिए, जो डायरेक्शन है इंड्यूस्ड करंट का वो होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा। एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड होगा, ऐसा होगा, है ना। एंटी क्लॉकवाइज, यूं एंटी क्लॉकवाइज फिंगर को रखेंगे अपन, है ना। करंट का ये डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अपवर्ड होगा। तुझे अपोजिट दिख रहा होगा, तो मैं ऐसा करूं तो तुझे ये दिखेगा, है ना, अपवर्ड होगा। तो इसमें डायरेक्शन जो है इंड्यूस्ड करंट का वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी ADCB, ADCB, ए से DCB, ऐसा हम लोग जा रहे हैं। ADCB तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज एंड अलोंग ADCB, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, why must electrostatic field at the surface of a charged conductor be normal to the surface at every point। कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर पर नॉर्मल होना चाहिए, है ना। एट एवरी पॉइंट नॉर्मल क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो जो सरफेस है एक्चुअली चार्ज कंडक्टर का, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और जो फील्ड लाइंस अगर नॉर्मल नहीं है ना, नॉर्मल नहीं है, तो क्या होगा एक्चुअली, उस डायरेक्शन में मान लो कि कोई ये सरफेस है कंडक्टर का, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली कैसे होने चाहिए, सरफेस पर नॉर्मल होना चाहिए। अगर नॉर्मल नहीं होगा, इसको कंट्राडिक्टरी मेथड से प्रूव करते हैं। मान लो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अब टेंजेंशियल कंपोनेंट के कारण कोई चार्ज यदि होगा इस पर, तो उसको जब मूव कराएंगे तो वर्क इज नीडेड टू बी डन, तो वर्क डन होगा। बल्कि हम लोग जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो वर्क डन होता है इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जीरो होता है, तो ये वायलेशन हो जाएगा, है ना। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर पे हमेशा नॉर्मल होगा। समझ में आई बात।
अगर नॉर्मल नहीं होगा जैसे ये दिखाया अपन ने, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, टेंजेंशियल कंपोनेंट अलोंग द सरफेस एंड परपेंडिकुलर। अलोंग द सरफेस यदि फील्ड है तो क्या होगा, वर्क इज नीडेड टू बी डन इन ऑर्डर टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर इस पर कोई दो पॉइंट ए बी मान लिया कंडक्टर के सरफेस पर, तो किसी चार्ज क्यू को मूव करने में क्या करना पड़ेगा, अपने को वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। जबकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन जीरो होता है। ऐसे भी चार्ज को जब चार्ज मूव करने लगेगा तो एक्चुअली करंट होगा, जो कि नहीं होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन वायलेट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्मल होता है सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर पर। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन वन टेस्ला यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स acting on a particle of charge q moving with velocity v in a magnetic field b। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स, क्यू चार्ज मूव कर रहा है v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड b में, तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और यहाँ से टेस्ला को डिफाइन करना है। ठीक है, तो पहले तो एक्सप्रेशन अपने को आना चाहिए, F इज इक्वल टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। क्लियर, या वेक्टर फॉर्म में लिखते थे तो F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, जहाँ बी और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। ये एक्सप्रेशन बोल रहा है यूज करने के लिए। और यहाँ से हम लोग बी मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू व्हाट, F अपॉन, है ना, F अपॉन क्यू वी साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। ठीक है, F इज इक्वल टू दिस मच हो जाएगा। ये B इज इक्वल टू B इज इक्वल टू व्हाट, F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। अब यहाँ से हम लोगों को देखना पड़ेगा, इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम्ब हो, सबको 1 मान लेना है, V इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड हो, वेलोसिटी जो है उसकी 1 मीटर पर सेकेंड है, एंड थीटा यदि 90 है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन V एंड B, यानी यदि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा 90 हो गया, तो F जो है देन इट विल इम्प्लाई B इज इक्वल टू F। ठीक है, B इज इक्वल टू F, और F भी यदि 1 न्यूटन हो, F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, देन B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को वे प्रोवाइड करता है to define the SI unit of magnetic field, that is 1 टेस्ला। 1 टेस्ला को ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करें, that is 1 टेस्ला, the magnetic field is said to be 1 टेस्ला, magnetic field is said to be 1 टेस्ला if a charge of 1 coulomb moving with a velocity of 1 meter per second perpendicular to the direction of magnetic field experiences a force of 1 newton। यदि कोई चार्ज 1 कूलम्ब का 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक्सपीरियंस कर रहा है 1 न्यूटन का फोर्स, देन द मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला। ठीक है, इस वे में अपने को मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना है। क्लियर, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एक्चुअली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज ये बोल रहा है इन बोथ बीटा माइनस एंड बीटा प्लस डीके प्रोसेस, बीटा माइनस एंड बीटा प्लस डीके प्रोसेस होता है, पता है अपने को, बीटा माइनस एंड बीटा प्लस डीके प्रोसेस। इस केस में द मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस रिमेन्स सेम whereas the atomic number Z increases by 1 in beta minus decay and decreases by 1 in beta plus decay, explain giving region। कहता है बीटा माइनस एंड बीटा प्लस डी के प्रोसेस में मास नंबर तो न्यूक्लियस का सेम होता है, बट एटॉमिक नंबर बीटा माइनस में एक इंक्रीज हो जाता है, बीटा प्लस डी के में एक डिक्रीज हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, एक्चुअली ये न्यूक्लियस के इनसाइड फिनोमिना होता है ना, न्यूक्लियस के इनसाइड होता है ये फिनोमिना। ठीक है, तो इसको अपने को देखना है। तो न्यूट्रॉन का जो कन्वर्सन होता है न्यूक्लियस के अंदर, एक्चुअली न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू, न्यूट्रॉन का चार्ज तो नहीं होता है, मास, प्रोटॉन इनटू क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन -1 0 प्लस
एंटी न्यूट्रिनो, है ना। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, एक्चुअली उसमें क्या होता है, एक्चुअली न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन और प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन होता है। तो न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन इन द प्रोसेस एमिट होता है, और एलिमेंट्री पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। उसी तरह प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन 0 1, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जिसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं ये इमिट होता है ना, ठीक है। पॉजिट्रॉन 1 + 1 1 एंड 1 + 0 1, और इन द प्रोसेस जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स निकलता है उसको बोलते हैं न्यूट्रिनो, ठीक है। तो न्यूट्रिनो मिलता है इस प्रोसेस में, यहाँ मिलता है क्या, एंटी न्यूट्रिनो। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं एक्चुअली मास नंबर तो सेम होगा, बट क्या हो रहा है एक्चुअली इस प्रोसेस में, यहाँ इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, यहाँ दिस, ठीक है। तो ये कहलाता है एक्चुअली बीटा माइनस डीके, एंड दिस वन इज कॉल्ड बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस एंड बीटा प्लस। बीटा प्लस में क्या हो रहा है, पॉजिट्रॉन एमिट होता है, बीटा माइनस में इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, ठीक है। तो इसके कारण बीटा माइनस में क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है ना। तो इन द प्रोसेस क्या हुआ, बीटा माइनस में एक बढ़ जाता है एंड बीटा प्लस में एक घट जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। नाउ आई बात समझ में, नहीं आई समझ में, बीटा माइनस एंड बीटा प्लस। बीटा माइनस डीके में क्या होता है, एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज करता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मान लो कि एक्स अननोन एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर जेड है, मास नंबर ए, ठीक है, यूं लिख सकते हैं। चलिए ऐसे लिख देते हैं, तो एक्स कन्वर्ट हो जाएगा वाई में, है ना। और यहाँ क्या एमिशन हो रहा है, बीटा माइनस अगर हो, बीटा माइनस डीके है तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया -1 एंड 0, ठीक है। अब यहाँ से देख लो, तो ये कितना होना चाहिए, जेड है, तो दिस वन होना चाहिए जेड प्लस 1, और ये तो ए का ए रहेगा, है ना। तो बैलेंस हो गया ना इक्वेशन। बीटा माइनस डीके में इलेक्ट्रॉन का एमिशन यहाँ दिखा रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा तो क्या होगा, और एक्चुअली यहाँ पर फिर एंटी न्यूट्रिनो भी बनता है, एंटी न्यूट्रिनो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जेड, जेड प्लस 1 -1 जेड हो गया, ए प्लस 0 ए हो गया, है ना। उसी तरह अगर दूसरा ले लें हम लोग बीटा प्लस डीके में, बीटा प्लस डीके में क्या होगा, उसी तरह जेड ए, बीटा प्लस डीके जब हो रहा है यानी पॉजिट्रॉन का इमिशन हो रहा है ना। उस केस में क्या बनेगा, मान लें वाई बन रहा है, तो और यहाँ पर क्या बनेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन +1 0। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, जेड -1 + 1 जेड हो गया, और ये तो ए रहेगा, मास नंबर तो सेम होता है दोनों ही केस में, है ना। प्लस इन द प्रोसेस एलिमेंट्री पार्टिकल न्यूट्रिनो इज इमिटेड, ठीक है। और न्यूट्रिनो के बारे में बताया था, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, क्योंकि ये चार्जलेस होता है, मासलेस होता है, और ये रिएक्ट नहीं करता, इसकी जो रिएक्टिविटी अदर एलिमेंट के साथ, मटेरियल के साथ बहुत कम है। सो इट कैन इवन पेनेट्रेट अर्थ क्रस्ट को, ये पेनेट्रेट कर सकता है विदाउट एनी एप्रिशिएबल रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया बीटा प्लस के, पॉजिट्रॉन निकल रहा है तो जेड -1 + 1 होगा, तब जेड हो गया, ए + 0 ए हो गया, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन है, दैट इज क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम है अपने को पता है, रेडियो वेव्स होता है, माइक्रोवेव्स, ये हम लोगों ने क्या कहा, डिक्रीजिंग वेवलेंथ ऑर्डर में यदि लिखें तो रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड आता है, फिर विजिबल रेडिएशन, फिर अल्ट्रावायलेट, एंड देन अगेन एक्सरे, एंड लास्ट में गामा रेज। तो ये जो दिया हुआ है एक्चुअली, ये जो पैटर्न मैंने बताया है स्पेक्ट्रम, ये अरेंजमेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ अपने को निकालना है। तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, सारे तो नहीं दिए हुए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो पहले क्या आएगा, माइक्रोवेव्स, और माइक्रोवेव से
ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इंफ्रारेड की, और इंफ्रारेड से ज़्यादा होगी अल्ट्रावायलेट की, और अल्ट्रावायलेट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी गामा रेज की, गामा रेज की सबसे ज़्यादा होगी। आगे बात समझ में? ये सिंपल उस अरेंजमेंट पर है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अकॉर्डेंस विथ वेवलेंथ, यदि हम लोग याद रखें, जैसे बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ दे रखा है। तो वेवलेंथ सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, है ना, यानी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो यहाँ गामा रेज की क्या है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे कम है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव्स इंक्रीजिंग ऑर्डर कह रहा है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव, देन इंफ्रा, देन अल्ट्रावायलेट, देन गामा रेज। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, उसमें कई 5 पार्ट्स दिए हुए थे, उसमें से एक पार्ट लिया इन्होंने कि फिगर शोज द फील्ड लाइंस ऑन ए पॉजिटिव चार्ज। फील्ड लाइंस ऑन ए पॉजिटिव चार्ज देख रखा है। फील्ड लाइंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होगा, पता है, ठीक है। इज द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को Q से P तक मूव करा रहे हैं, Q से P तक मूव करा, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव वर्क डन, ये बताना है। वर्क डन बाय द फील्ड की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसको फिगर से हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा, है ना। तो फिगर ड्रॉ करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आउटवर्ड होता है ना। और यहाँ पर रेडियली ऐसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा सकते हैं लाइक दैट, आउटवर्ड होगा पॉजिटिव चार्ज के कारण। और यहाँ मान लो कि कोई पॉइंट बोल रहा है क्या है, Q है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है P, ठीक है। अब वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो कोई चार्ज स्मॉल पॉजिटिव चार्ज मान लें Q को मूव कर रहे हैं, प्लस Q स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, Q टू P आ रहे हैं, है ना। इस कंडीशन में बोल रहा है Q टू P जब मूव करा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, एक्चुअली फोर्स किस डायरेक्शन में है, फोर्स वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वर्क डन बराबर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। और तो इसको लिख सकते हैं कि एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स किधर लगेगा, स्मॉल चार्ज Q है, और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में पॉजिटिव चार्ज के कारण E है, तो प्लस QE हो गया, है ना। और इसका डायरेक्शन किधर है, Q के डायरेक्शन में होगा, इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो Q के डायरेक्शन, ये E के डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो फोर्स तो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, बट डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, Q से P इनवर्ड, तो दोनों के बीच का जो एंगल हुआ वो कितना हो जाएगा, cos 180। बात समझ में आई, अपोजिट है एक दूसरे के, है ना। फोर्स किधर लग रहा है, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना। और डिस्प्लेसमेंट कह रहा है Q से P, तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों के बीच एंगल 180, cos 180 होता है -1, तो माइनस हो जाएगा, ये वर्क डन क्या हो जाएगा, QES इन मैग्नीट्यूड, या Q स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, S डिस्प्लेसमेंट है, तो निगेटिव हो गया। वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P इस अरेंजमेंट में निगेटिव होगा, ठीक है। और यही कहता है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम Q टू P। तो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगा था, डिस्प्लेसमेंट भी इधर था, तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन होता वो पॉजिटिव होता, है ना। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग अर्थ सरफेस से उठाते हैं सर्टेन हाइट तक, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी निगेटिव होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और हम लोग उसे ऊपर रेंज कर रहे हैं अपवर्ड, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो cos 180 यानी माइनस हो जाएगा, ठीक है। बट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट भी
इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता, डिस्प्लेसमेंट भी इधर था तो पॉजिटिव हो जाता। तो यहाँ ये ध्यान देना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन बोलता है यहाँ पर तो पॉजिटिव होता, बट बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वर्क डन वो निगेटिव हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एक्चुअली, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हाई शुड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज as the intensity of monochromatic radiation incident on a photosensitive surface is increased। ठीक है, हम लोग जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यदि इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, है ना, यानी नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड ये इंक्रीज होता है ना। क्यों ऐसा होता है ये कह रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने ग्राफ भी देखा था एक्चुअली, इंटेंसिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट। करंट का अगर इस वाई एक्सिस के लॉन्ग ले लिया, है ना, एंड इंटेंसिटी इज अलोंग एक्स डायरेक्शन, इंटेंसिटी एक्स डायरेक्शन में है और फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये है वाई एक्सिस के अलोंग, तो जो ग्राफ मिलता था ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता था, है ना। चलिए इसको हटा देते हैं, ग्राफ कैसा मिलता था, ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता था, पता है ना, ये ऑब्जर्वेशन देखा था हम लोगों ने। तो जो ग्राफ होगा एक्चुअली क्या होता था, स्ट्रेट लाइन होता था। चलिए स्ट्रेट, है ना, तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। आई बात समझ में। इसका मतलब यदि इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो करंट इंक्रीज, ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली इंटेंसिटी इज गिवन बाय, इंटेंसिटी यदि लिखें तो इंटेंसिटी इज गिवन बाय, इंटेंसिटी होता है क्या इन जनरल, इंटेंसिटी एनर्जी की जो होती है एक्चुअली वो होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एन एच न्यू, इंटेंसिटी इज गिवन बाय NH nu, intensity is equal to NH nu, where N is the number of photons per second, incident per second, H nu तो एनर्जी है, तो एनर्जी हो गया, है ना, पर यूनिट टाइम हो गया, है ना। सो दिस इज एनर्जी इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी में बोलता है यदि इंटेंसिटी इंक्रीज होगा फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, ये तो होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, ये यदि इंसिडेंट हो रहा है कोई रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है ग्रेटर देन न्यू जीरो, देन इमिशन होगा, ये तो जरूरी है। अब कह रहा है कि यदि इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा कब होगी, फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए जब n ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट, इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट ज़्यादा हो रहा है, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड ये भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये 1-to-1 प्रोसेस है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, एक फोटोन इंसिडेंट हो रहा है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, है ना, 1-to-1 फंक्शन है ये, यानी नंबर ऑफ फोटोन्स यदि बढ़ रहा है फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन न्यू जीरो, नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट यदि ज़्यादा होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड भी ज़्यादा होगा, है ना, इसलिए ये बढ़ता है इंटेंसिटी बढ़ने से। ठीक है, इस पर अनदर टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें देखना अगर n भी दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी वेरिंग दी हुई है तो वहाँ हम लोग ये यूज करते हैं n1 h न्यू1 इज इक्वल टू n2 h न्यू2, और ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी जो है न्यू1 न्यू2 ये ग्रेटर देन न्यू जीरो है, तो उस केस में अब यहाँ से दिख रहा है ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, यानी यदि n1 ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पहले वाले की कम होगी, और दूसरे वाले की n2 कम है तो न्यू2 ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसे भी प्रॉब्लम आते हैं। चलिए ये देख लिया हम लोगों ने, अब नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये रे ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम है, कहता है रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए ट्रांसपेरेंट स्फीयर विथ सेंटर सी एज शोन, ट्रांसपेरेंट स्फीयर है और सेंटर सी है उसका। नाउ द रे इमर्जेस फ्रॉम द स्फीयर पैरेलल टू द लाइन ए बी, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट ए if refractive index of the material of the sphere is √3।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, तो ये स्नेल्स लॉ पर बेस्ड है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। और यहाँ आई एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है 60, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ये जो लाइन है ए बी एक्चुअली ये सेंटर से जा रही है ना, तो ये ए बी डायमीटर हो गया और ये ए सी रेडियस है ना, तो ये रेडियस तो इस पर क्या होगा, सर्कल पर परपेंडिकुलर होगा। तो ये परपेंडिकुलर के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहा है दैट इज इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है 60 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है √3, तो अपने को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, दैट इज म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। तो यहाँ से अपने को आर निकालना है, तो साइन ऑफ आर कितना हो जाएगा, साइन ऑफ आर इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन म्यू हो जाएगा। ठीक है, साइन ऑफ आर इक्वल टू साइन आई अपॉन म्यू, और साइन आई का वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री अपॉन म्यू का वैल्यू दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, और साइन 60 पता है अपने को √3/2 होता है अपॉन √3, दैट इज कितना हो गया, √3 कैंसिल हाफ, और हाफ को हम लोग लिख सकते हैं कितना, साइन के टर्म में साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री π/6, साइन 30 होता है हाफ, देन इट विल इम्प्लॉय आर इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो सिंपल वन ये प्रॉब्लम है, आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग स्विच करते हैं, और उस समय तक क्या आता था, 1 नंबर के 1 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आते थे, अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, चलिए एक तो हम लोग देख ही सकते हैं अभी, तो देखते हैं, 2 वेरी स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स, वेरी स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप है 1 and 2, कैरिंग इक्वल करेंट्स आई, करंट दोनों में इक्वल है, और आइडेंटिकल सर्कुलर लूप है यानी रेडियस भी सेम होगा, आर प्लेस्ड वर्टिकली विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर के रिस्पेक्ट में वर्टिकल रखा हुआ है, विद देयर ज्योमेट्रिकल एक्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर, जो ज्योमेट्रिकल एक्सेस है वो परपेंडिकुलर है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो चाहे तो फिगर को रिड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, है ना, पहला वाला यूं है, ठीक है, दूसरा वाला यूं, पहले वाले में जो करंट का डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, और दूसरे वाले में करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, और ये जो ओ पॉइंट है इससे डिस्टेंस x है, यानी इसके एक्सिस पर है ना, वर्टिकल प्लेन में लूप रखा हुआ है, यानी ओ जो पॉइंट लाई कर रहा है दोनों के एक्सिस पर लाई कर रहा है। ठीक है, अपने को ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यदि फिगर को रीड्रॉ कर लें तो बात समझ में आ जाएगी, है ना। आई करंट फ्लो हो रहा है, चलिए फिगर को रीड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, और देखते हैं, ये था एक वर्टिकल प्लेन में है ना, और इससे एक्सिस पर कोई लाइन, ये दिस वन है ना, दूसरा वन ये परपेंडिकुलर है, ऐसा दोनों आइडेंटिकल है। अब फिगर बनने में नहीं बन पाया तो हम लोग समझ लें कि आइडेंटिकल है। ठीक है, और ये पॉइंट है ओ, दिस पॉइंट इज ओ, क्लियर। अब हम लोगों को निकालना क्या है, निकालना है ओ पर मैग्नेटिक फील्ड। इसमें करंट का डायरेक्शन मैंने बोला था क्या था, आई करंट, दोनों में सेम करंट है, कभी कभी डिफरेंट करंट भी दे देते हैं तो निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आई करंट है, आइडेंटिकल है, यानी दोनों का रेडियस कितना है, दैट इज आर, रेडियस इज आर, और ये डिस्टेंस दे रखा है एक्स। ठीक है, तो ये डिस्टेंस दे रखा है x, इसमें करंट था क्लॉकवाइज और इसमें करंट है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो क्लॉकवाइज करंट है, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए फार्मूला क्या होता है पता है अपने को, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, ये एक डेरिवेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट, B इज इक्वल टू μ0 I R स्क्वायर, where I is the current flowing and R is the radius of the loop, upon 2x square plus R square होल टू द पावर 3/2 फॉर फार ऑफ पॉइंट के लिए, है ना, यानी ये जो डिस्टेंस है x, इफ x इज मच ग्रेटर देन r, ठीक है,
तो फार ऑफ पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, बी इक्वल टू म्यू जीरो आई आर स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब यहाँ पहले वाले में अगर देखें, ये लूप 1 था, ये लूप 2 था शायद, है ना। तो 1 के कारण क्लॉकवाइज करंट है, क्लॉकवाइज करंट है तो ओ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा। ओ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्लॉकवाइज यदि करंट है, क्लॉकवाइज यदि करंट है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, इनवर्ड होगा, है ना। क्लॉकवाइज है तो, क्लॉकवाइज है तो लाइक दैट, तो ये तो अब बाहर दिख रहा होगा, है ना, लेकिन ये उल्टा दिखता है ना अपने को, तो ये डायरेक्शन है ना। तो जब क्लॉकवाइज करंट है तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, इसको हम लोग B1 बोल देते हैं, है ना, 1 में करंट के कारण। और अब 2 में करंट के कारण एंटी क्लॉकवाइज करंट है, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, यूं आ रहा है फिंगर, है ना, तो ये आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा एक्सिस पर फील्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग बढ़ा देते हैं, है ना, इसको अगर बढ़ाएंगे तो ये डायरेक्शन आ रहा है, और इसको बोल देते हैं हम लोग B2, है ना। तो B1 B2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, क्लियर। 1 में करंट है क्या, क्लॉकवाइज, तो इनवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड, B1 हो गया इस डायरेक्शन में, और 2 में जो करंट है एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड होगा, तो B2 इधर है, ठीक है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा क्या, I सेम है, R सेम है आइडेंटिकल, और X भी सेम है ना। उसके सेंटर से जो डिस्टेंस ले रखा है हम लोगों ने, वो डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों के कारण सेम होगा, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा जो कि दोनों को बाइसेक्ट करेगा, यानी रिजल्टेंट अगर उसको B बोल दें तो ये जो BO मैग्नेटिक फील्ड एट O, ये जो होगा मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन 1 एंड 2, ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ इधर B1 और B2 के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, सेम है तो, है ना, ऐसा होता है, पता है अपने को। तो हम लोग निकाल लें, यहाँ पे दोनों को जोड़ दें। अब रिजल्टेंट क्या होगा, अगर परपेंडिकुलर है B1 B2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय R इक्वल टू रूट ओवर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ एंगल बिटवीन P एंड Q होता था दो वेक्टर के बीच, ठीक है। तो दो वेक्टर के बीच एंगल 0 है, तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है एट O वो क्या होगा, सिंपली होगा रूट ओवर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, रूट ओवर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड इतना ही होगा। और B स्क्वायर, ये जो वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू B1 एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू B2, ये B1 के भी बराबर है और B2 के भी बराबर है ना। तो दोनों को x मान लें हम लोग, अगर B1 B2 को x मान लें तो इसको लिख सकते, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो x हो गया, x नहीं मानते हैं क्योंकि x यहाँ ये डिस्टेंस था, चलो y मान लेते हैं, y मान लिया तो y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेट बी, ये b जो है इक्वल टू B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू y मान लिया, तो ये हो गया 2y स्क्वायर का रूट 2y हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2, और y का वैल्यू रख देना है, y का वैल्यू कितना है, म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, ये रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये रूट 2 यहाँ आ जाएगा, 2 को लिख सकते हैं ना, रूट 2 इंटू रूट 2, एक रूट 2 कैंसिल हो गया, तो ये जो आंसर है कितना आ गया, B0 का वैल्यू आ जाएगा म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। और डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन क्या होगा इसका, डायरेक्शन ऑफ B0 ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा इधर B1 और B2 के साथ, ठीक है, क्योंकि ये बाइसेक्ट करेगा, दो का मैग्नीट्यूड वेक्टर का सेम होता है तो रिजल्टेंट दोनों को बाइसेक्ट करता है, क्लियर, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। एक प्रॉब्लम और चाहे तो हम लोग देख सकते हैं, है ना, लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे आज का क्या कह रहे हैं, सो दैट द करंट लीड्स द वोल्टेज इन फेज बाय π/2 इन एन AC सर्किट कंटेनिंग एन आइडियल कैपेसिटर। तो ये तो डेरिवेशन है, कर लेना। एक्चुअली आइडियल कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है, वोल्टेज लेग बिहाइंड करता है करंट से बाय फेज एंगल ऑफ π/2, यानी करंट लीड करता है बाय फेज एंगल ऑफ π/2।
तो ये तो डेरिवेशन है, कर लेना। गिव 2 पॉइंट्स टू डिस्टिंग्विश पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। इस साल एक्चुअली ये डिलीटेड पोर्शन है, तो चलो हम लोग इसको छोड़ देते हैं अभी, है ना। लाइक सिंपल वन है, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं लास्ट में। तो फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज शोन इन द सर्किट, है ना। इसके नीचे वाला भी डिलीटेड पोर्शन है, ये बहुत पहले डिलीट हो गया। चलिए ये देख लेते हैं। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज शोन। क्या होगा, 10, 20, 2 वोल्ट एंड 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, और चार्ज बोल रहा है इस कैपेसिटर पर 2, 10, 20, 2, 10, 20। थोड़ा वैल्यू याद रखना। क्या रखा हुआ है, 2 वोल्ट की बैटरी थी, है ना। और यहाँ जो रेसिस्टेंस है 10 है, और यहाँ जो रेसिस्टेंस है ये 20 है ना। ये कितना दे रखा था, 10 ओम, और ये दे रखा है 20 ओम। और इस 10 के अक्रॉस एक कैपेसिटर है, और इसका जो कैपेसिटी है वो है 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, इसका जो कैपेसिटेंस है दैट इज 6 माइक्रोफैराड। शायद यही क्वेश्चन है, और ये 2 वोल्ट की बैटरी है ना। तो अपने को क्या करना है, यहाँ निकालना है एक्चुअली चार्ज निकालना है इस पर। चार्ज क्यू बराबर होता है सी वी, है ना। कैपेसिटेंस तो गिवन है, लेकिन वोल्टेज इसके अक्रॉस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, ये 10 ओम के साथ पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो जो 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही ये वोल्टेज होगा, यानी ये जो V है एक्चुअली क्या होगा, अगर इस सर्किट में I करंट फ्लो हो रहा है तो 10 से भी वही करंट फ्लो होगा, और 20 ओम से भी वही करंट फ्लो होगा, है ना। तो I पहले निकालना पड़ेगा। I कितना है, I हो जाएगा ओम्स लॉ से V बाई आर, ये 2 वोल्ट अपॉन टोटल आर। टोटल आर, सीरीज का टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, सीरीज में 10 प्लस 2 ये 20, 30 हो गया। तो 2/30 आई इंटू आर, है ना। इसके अक्रॉस केवल वोल्टेज बोल रहे हैं, 10 एम के अक्रॉस, 10 एम को 10 ओम के अक्रॉस। तो ये कितना हो गया, 2/3 वोल्ट, है ना। ये वोल्टेज से अपने को काम है, वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम। तो ये निकल गया I इंटू आर। आई सर्किट में कितना है, 2/30, 2/30 इंटू 10, तो 2/3 वोल्ट हो गया, है ना। अब ये यहाँ पुट कर देना है अपने को। मान लो इसको इक्वेशन 1 माना था, तो चार्ज निकल जाएगा Q इक्वल टू सी बी। 6 माइक्रोफैराड है, माइक्रोफैराड, और वोल्ट कितना निकला, 2/3 वोल्ट इसके क्रॉस। 10 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज होगा, पैरेलल में है 6 माइक्रोफैराड के साथ, तो पैरेलल वोल्टेज सेम होता है। तो 10 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही होगा 6 माइक्रोफैराड के अक्रॉस, ये समझना था, है ना। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, और माइक्रो में है ना, तो माइक्रो कूलम्ब हो जाएगा, है ना। जो चार्ज निकला अपने को, चार्ज निकल जाएगा इस पर कितना, 4 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट डे इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छे क्वेश्चन है, फॉरेन का ये सेट है, और अपनी कॉम्पिटेंसी डेवलप होगी इससे।